ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था फ्लाई व्हील क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। सिंपल व्हील ही फ्लाई व्हील बन जाता है। इसमें एनर्जी आप स्टोर कर देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है आपको इस व्हील से एनर्जी वापस ले लेते हैं। आपका काम चलता रहता है। ये फ्लाई व्हील होता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इंजन में यदि पिस्टन मोशन करती है, इसमें फ्यूल जलता है, इसके स्ट्रोक कंप्लीट कराए जाते हैं तो क्रैंक में व्हील जोड़ दिया जाता है जिससे इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। यदि इसमें फ्लाई व्हील ना होता तो एक बार बाहर की तरफ आकर पिस्टन आपका रुक जाता, वापस रिटर्न नहीं जाता, तो आप इंजन नहीं चला पाते। लेकिन इसमें फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है। इसमें पावर स्ट्रोक के दौरान एनर्जी स्टोर होती है, उसके बाद लास्ट के स्ट्रोक कंप्लीट कराने के लिए फ्लाई व्हील से एनर्जी वापस ली जाती है। और ऐसा ही तब होता है यदि आप यहाँ मोटर कनेक्ट कर देते हैं, फ्लाई व्हील लगा कर रखते हैं, तो यदि पंचिंग प्रेस है, झटके मारती है, यहाँ आप काम ले रहे हैं, 4 स्ट्रोकों में से एक किसी स्ट्रोक में आप लोड दे रहे हैं, तो भी ये काम फ्लाई व्हील कंट्रोल करता है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। और ये भी आगे जानेंगे कि फ्लाई व्हील से आप किस प्रकार से किसी पावर को सेलेक्ट कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या कितनी कम से कम पावर से इसका काम चला सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए उस काम करने के लिए, फ्लाई व्हील आपको हेल्प करता है कम पावर की मोटर लगाने में, जो आपका काम करा सकती है। अब आते हैं साथियों डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं आपका सिलेंडर बना हुआ है। इसमें यहाँ स्टीम आने के लिए 2 इनलेट वॉल्व बने हुए हैं। इनमें से स्टीम आता जाता रहता है, या आप चाहें तो अलग वाल्व एग्जॉस्ट के लिए बना सकते हैं निकालने के लिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं स्टीम इधर आएगी तो पिस्टन को इधर धकेलेगी, और वापस स्टीम इधर से एंट्री कराएंगे तो पिस्टन को इधर धकेल कर ले आएगी। तो इस प्रकार से सिलेंडर एक है आपका, लेकिन एक्टिंग दोनों तरफ से हो रही है, इसलिए डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन ये कहला रहा है। इस प्रकार से इंजन चलता रहेगा। ये क्रैंक शाफ्ट है, एक क्रैंक जुड़ा हुआ है इससे, तो इसमें रोटेशन होंगे तो यहाँ पर टॉर्क डेवलप होगा इनसे। टॉर्क के बारे में हम जानते हैं, कोई शाफ्ट जुड़ी हुई है, इस प्रकार से क्रैंक जुड़ी हुई है, या फिर किसी सेंटर के सापेक्ष फोर्स लगाया जाए तो जितनी रेडियस होगी, ये डिस्टेंस रेडियस होगी, ये इस प्रकार रोटेशन करेगी। यहाँ फोर्स लग रहा है तो ये टॉर्क के बराबर होगा। टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू रेडियस के बराबर होता है। तो इस टॉर्क रोटेशन देता है किसी चीज़ को। टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ पर टॉर्क और थीटा के मध्य में ये क्रैंक है, रोटेशन करेगी तो थीटा एंगल बनाएगी। मान लेते हैं इस पोजीशन पर आपका पिस्टन है, तो ये स्ट्रेट लाइन पर आपको देखने को मिलेगी क्रैंक और कनेक्टिंग रोड। अब जो जो आगे की तरफ मूव करेगा तो क्रैंक ऊपर की तरफ घूमने जाएगी, यहाँ थीटा एंगल बनेगा। अब हम यदि टॉर्क और थीटा के मध्य डायग्राम शो करें तो किस प्रकार से शो कर सकते हैं? यहाँ आप देखेंगे जीरो पोजिशन, ये जीरो पोजिशन है यहाँ पर। अब इसमें इधर से एनर्जी आएगी, पावर आएगी, फोर्स मिलेगा इसको। स्टीम एंटर करेगी तो यहाँ पर टॉर्क इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार टॉर्क ऊपर की तरफ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर पाई स्थिति पर पहुँच जाएगा। पाई मतलब ये 180 डिग्री पर आपकी क्रैंक यहाँ से स्टार्ट हुई थी और घूमकर ऊपर चलती हुई इस प्रकार 180 डिग्री पर आ जाती है, पाई एंगल पर आ जाती है, तो टॉर्क खत्म हो जाता है। फिर से दोबारा इधर की तरफ से स्ट्रीम आती है, फिर से इसको टॉर्क मिलने लग जाता है और वापस इस पोजीशन पर इसको ले आता है, तो ये फिर वापस 2 पाई पर 360 डिग्री का रोटेशन हो जाता है। अब क्रैंक यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर चली जाती है, तो वापस ये साइकिल इसी प्रकार से रिपीट होता रहता है। अब इस डायग्राम को आप आगे कंटिन्यू करें तो इसी प्रकार से चलता जाएगा, जैसा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था चलता चला जाएगा। एक रिपीटेशन है, तो आपने जो एक साइकिल में कंप्लीट किया है वो डायग्राम आपको शो कर दिखा जा रहा है, आगे तो रिपीट होता रहेगा। तो अब यहाँ पर स्टीम ने कितना कार्य कर लिया है, वर्क डन निकालने के लिए हम इस जो कर्व नज़र आ रहा है इस कर्व का इस्तेमाल करते हुए थीटा और टॉर्क डायग्राम में वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इन वन साइकिल, किसी वन साइकिल के लिए निकाल लेंगे और आगे की साइकिलों के लिए जितनी साइकिलों में आपने वर्क किया है वो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट साइकिल के लिए किस प्रकार से वर्क डन निकाल सकते हैं? एरिया अंडर टी थीटा कर्व, जो इस कर्व के नीचे एरिया कवर हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर वर्क डन शो कर रहा है इन वन साइकिल, या आप कह सकते हैं वर्क डन पर साइकिल। वर्क डन जैसा आपने थर्मोडाइनमिक्स में देखा था, पीवी कर्व जो होता है उसमें भी वर्क डन निकाला जाता है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर थीटा और टी के मध्य में जो अंडर कर्व आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये आप कह सकते हैं जो आपकी ये जीरो लाइन है या मीन लाइन है, इसके इर्द गिर्द ये घूमकर कर्व इस प्रकार घूमता, तो ऊपर की तरफ ये वाला एरिया भी ऐड कर लेते इसमें से, ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस हो जाता। तो आप कह सकते हैं जो एरिया बनाती है लाइन, ये कर्व एरिया बनाता है, वही वर्क डन के बराबर होता है।
जितना एरिया पिक्चर में आ रहा है वो आपको वर्क डन बता रहा है। तो वर्क डन इन 1 साइकिल किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कर्व है आपका, इसकी इक्वेशन होगी, तो उस इक्वेशन से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 2 पाई तक, यहाँ तक जैसा कि इंटीग्रेशन करते हैं किसी एक लाइन पर एरिया निकाल लेते हैं, वहाँ पर टी होता है, कुछ थीटा एंगल होता है, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं टी डी थीटा। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा होगा, बारीकी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। वहाँ पर आप चाहें तो किस प्रकार से कौन सा एरिया क्या शो करता है, क्यों एरिया निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, आपके हर सवाल का जवाब आपको थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज में मिल जाएगा। वहाँ डिटेल में एक एक टॉपिक को कवर किया गया है, आप चाहें तो वहाँ रेफरेंस लेकर आ सकते हैं, अन्यथा आपको पता है किस प्रकार से निकाला जाता है तो यहीं से कंटिन्यू बना रह सकते हैं। तो लिमिट लगा दी है 0 से 2 पाई तक, और ये इक्वेशन से किस प्रकार से रोटेशन कर रहा है, इंटीग्रेशन आपको एरिया टोटल दे देगा। तो ये आपको वर्क डन इन 1 साइकिल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको ये जटिल प्रॉब्लम ना देते हुए जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपको इस प्रकार से स्क्वायर या रेक्टेंगल में एरिया दे दिया जाता है, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, अब आते हैं मीन टॉर्क की तरफ या एवरेज टॉर्क की तरफ। एवरेज टॉर्क या मीन टॉर्क क्या होता है। जैसा अब तक आप देख रहे थे, इस प्रकार कर्व बने हुए थे, अब उन कर्वों की बजाय एरिया इस प्रकार से मान लिया जाए, जैसा कि टोटल एरिया आपका ये था, अभी आपने एरिया निकाल लिया है, इसी एरिया के सेम बराबर आप दूसरा इस प्रकार से टॉर्क डिजाइन कर दें। मैथमेटिकल या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सिर्फ आप अनुमान लगा लेते हैं और मानकर चलते हैं इस प्रकार से आपका एवरेज टॉर्क रहेगा। तो ये एरिया 2 पाई तक कवर करेगा, तो इस एरिया के नीचे जो कवर अंडर एरिया आ रहा है ये वर्क डन के बराबर होगा। सेम ये एरिया जितना आपने कर्व में देखा था उतना ही ये सेम एरिया यहाँ पर है। तो इस प्रकार का टॉर्क एवरेज टॉर्क कहलाता है। ये किस प्रकार हम निकालते हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मीन टॉर्क जो आपने ये एवरेज टॉर्क या मीन टॉर्क लिया है, नीचे टाइम पीरियड लिया है, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये एरिया बन गया है। ये एरिया कितना होना चाहिए, जितना आपने वर्क डन 1 साइकिल के लिए एरिया निकाला था ऊपर, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको फिर मीन टॉर्क आसानी से पता चल जाएगा। मीन टॉर्क के लिए टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो यहाँ देख सकते हैं मीन टॉर्क किसके बराबर होगा, वर्क डन इन 1 साइकिल डिवाइड बाई टाइम पीरियड। इस प्रकार से आपको मीन टॉर्क प्राप्त हो जाता है। तो मीन टॉर्क या एवरेज टॉर्क लेकर आप इसका एक आसान सा स्ट्रेट लाइन में सीधा सा एरिया निकाल लेते हैं। इसे एक बार समझने के लिए फिर से आप यहाँ पर आइए, जो एरिया आपने इस कर्व के अंदर निकाला था, किसी प्रकार से एरिया निकाला है, अब ये सेम की सेम एरिया आपको वहाँ पर मीन टॉर्क से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई तक, मान लेते हैं। इस प्रकार से इसका एवरेजिंग ले ली जाती है। जो एरिया दोनों एरिया हैं, ये नया वाला स्ट्रेट लाइन में और जो ऊपर वाला कर्व वाला एरिया यदि समान हो जाता है, तो जितना ये टॉर्क होगा वो मीन टॉर्क के बराबर होगा। सिंपल ये किया है आपने। ये एक्चुअल आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक्चुअल पाथ आपका ये है, लेकिन आपने मान लिया है मीन टॉर्क, इस प्रकार से इसका पाथ रहा होगा, दोनों का एरिया सेम है, तो मीन टॉर्क आपको प्राप्त हो गया है। सेम एरिया है, ये आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो मीन टॉर्क आसानी से इस प्रकार से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।